Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. What is research? Research is a solution of a problem. इसमें किसी भी मसले का हल जो है वो ढूंढा जाता है. इसके साथ साथ it leads to progress. दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो सब रिसर्च की वजह से ही हुई है. रिसर्च की वजह से डिस्कवर किए जाते हैं न्यू फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़. और रिसर्च जो है वो हमारी नॉलेज में इंक्रीज करती है. इट इंक्रीज आवर नॉलेज. दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो सब रिसर्च और साइंस की वजह से ही है. अगर हम आज से 10 या 20 साल का अरसा पहले का देखें तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया जो थी वो इतनी फास्ट नहीं थी, इतनी इन्वेंशंस हमारे पास अवेलेबल नहीं थी. हमारा जो बच्चा आज का है वो इतना डेवलप नहीं था, बल्कि हमारी ज़िंदगी उस वक़्त बहुत ही सादा थी. या इससे भी पहले, आज से हम तकरीबन 100 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारी आज की जो ज़िंदगी है वो पीछे की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है. बल्कि हमें वो 100 साल पहले की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अजीब और बहुत ही मुश्किल नज़र आएगी. लेकिन आज जो इतनी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जो इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो सब रिसर्च की वजह से ही हैं. यानी कि रिसर्च जो है वो किसी भी मसले का हल है, हमें प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाती है. और इसके साथ साथ जो रिसर्च के ज़रिए हमें न्यू फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और आइडियाज़ डिस्कवर होते हैं और रिसर्च जो है हमारी नॉलेज में इजाफ़ा करती है. अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर मैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में जानना चाहती हूँ. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इस टॉपिक के हवाले से अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं अगर मुख्तलिफ बुक्स पढूँ, अगर मैं इंटरनेट देखूँ, इसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स को देखूँ और इन ज़राए से अगर मैं मालूमात हासिल करूँ और उन मालूमात को मैं एक जगह पर इकट्ठा कर लूँ, तो क्या मैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में रिसर्च कर रही हूँ? जी नहीं, ये रिसर्च नहीं है. बल्कि रिसर्च की अगर हम तारीफ़ करें तो मैं आपके साथ रिसर्च की जो तारीफ़ है वो ये डिस्कस करूँगी कि रिसर्च इज़ फॉर्मल, सिस्टमैटिकल application of scientific method to study a problem. यानी कि रिसर्च जो है वो एक फॉर्मल वे है और ये सिस्टमेटिक मेथड है कि ऐसे नहीं है कि हम बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी सिस्टम के, बग़ैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कोई काम करें, बल्कि ये फॉर्मल भी है और सिस्टमेटिक भी है और ये किसी भी मसले को हल करने का हमारा साइंटिफिक मेथड है. अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूं तो वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो करूंगी, और अगर मैं उन स्टेप्स को फॉलो करूंगी तो वो ही रिसर्च कहलाएगी.
जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर मैं मुख्तलिफ बुक्स से या मुख्तलिफ और दीगर ज़राए से मालूमात हासिल करके उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर लूँ तो ये हमारी रिसर्च नहीं है, बल्कि ये तो ऐसे ही होगा कि मैंने एक जगह से कॉपी की और इसके साथ साथ पेस्ट कर लिया। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फ़र्ज़ करें मुझे काफ़ी दिनों से बुखार है और मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं हो पा रही, तो मैं कमज़ोरी भी महसूस कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं अपना रूटीन का वर्क सही तरह नहीं कर पा रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में परेशानी है और मैं समझती हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम हो चुका है और मुझे इसका सलूशन ढूंढना चाहिए। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर मेरी नब्ज़ को देखता है और इसके साथ साथ मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चनिंग करता है और मेरी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करके वो ये मफरूज़ा कायम करता है कि आपको जो बुखार है वो सर्दी लगने की वजह से हुआ है, लिहाजा आपको इस सिलसिले में एहतियात करनी चाहिए कि अपने आप को सर्दी से बचाएं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप घर में जाके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका बुखार जो है वो ठीक हो जाएगा। अब मैं घर आती हूँ, दवाई इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं हो पाती। 5-6 दिन मैं उसकी दवाई का इस्तेमाल करती हूँ और इसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और उसे कहती हूँ कि नहीं, मेरी तो तबीयत जो है वो आपकी दवाई से बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। तो जो डॉक्टर है वो दोबारा मेरे केस को एग्ज़ामिन करेगा और इसके बाद फिर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आपको जो बुखार है वो थकावट की वजह से हुआ है और आप जो है काम बहुत ज़्यादा कर रही हैं, तो कुछ देर के लिए आप आराम करें ताकि आपको रेस्ट मिले और आपका बुखार जो है वो ठीक हो पाए। इसके साथ साथ वो कुछ इसी रिज़ल्ट की बुनियाद पर कुछ मेडिसिन लिख कर दे देता है, मैं घर आकर इस्तेमाल करती हूँ और मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो इस मिसाल से मैंने आपको जो रिसर्च के स्टेप्स हैं उनको बयान करने की कोशिश की है। अब मैं 1 बाय 1 उनको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। आपको किसी भी मसले को आइडेंटिफाई करना होता है। मसलन के अगर मैं अपनी एजुकेशन के हवाले से बात करूं तो क्लासरूम में टीचर देखती है कि एक बच्चा जो पहले तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अब कुछ दिनों से वो पढ़ाई जो है वो सही तरह नहीं कर पा रहा, तो उसे ये मसला नज़र आता है कि आखिर क्या वजह है कि वो बच्चा जो है पढ़ाई में सही परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। तो गोया उसके सामने एक प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो गया है। अब वो क्या करती है कि वो सेट हाइपोथेसिस करती है। हाइपोथेसिस जो होता है ये हमारे किसी भी मसले का एक आर्जी हल होता है, या अगर मैं इसकी डेफिनेशन बयान करूं तो ये डेफिनेशन है कि इट इज़ टेंटेटिव एंड टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन फॉर द अक्ररेंस ऑफ सर्टन बिहेवियर और सम इंसिडेंट। वो ये हाइपोथेसिस कायम करती है कि इसकी जो पढ़ाई में कारकर्दगी अच्छी नहीं है वो इस वजह से है कि अब ये जो है इसकी कंपनी जो है वो तब्दील हो चुकी है, यानी कि पहले ये और बच्चे के साथ बैठता था लेकिन अब ये और बच्चे के साथ बैठ रहा है, जिस वजह से इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, या इसके घर का जो माहौल है वो शायद डिस्टर्ब है जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई सही नहीं हो रही। गोया वो मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े कायम करती है या करता है। इसके बाद फिर वो डाटा कलेक्ट करती है। डाटा कलेक्ट एक टीचर फिर करती है और डाटा कलेक्ट करने के लिए वो मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल करती है। मसलन कि वो ऑब्ज़र्वेशन भी कर सकती है, बच्चे को वो ऑब्ज़र्व कर रही है डेली की बुनियाद पर कि क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बच्चे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हुई है। क्या, जैसे मैंने पहले सूरत हाल बताई है कि उसकी कंपनी चेंज हुई है या फिर टीचर ने उसकी सीट बदल दी है जिसकी वजह से ये सारी डिस्टर्बेंस हुई है। इसके साथ साथ वो उसके वालिदैन को भी इन्वॉल्व कर सकती है और उनके साथ इंटरव्यू कर सकती है, उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इंटरव्यू कर सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की क्वेश्चनिंग कर सकती है जिसके ज़रिए उसे अपने मसले का हल ढूंढने में मदद मिल सके। इसके साथ साथ वो एक क्वेश्चनियर भी बना सकती है और उस क्वेश्चनियर के ज़रिए वो जो भी फैक्टर्स बच्चे के ऊपर असरअंदाज होते हैं उन सब के बारे में कुछ इस तरह के सवालात तैयार करेगी कि जिसके ज़रिए उसे अपने मसले को हल करने में मदद मिलेगी। गोया वो मुख्तलिफ़ ज़राए से डाटा कलेक्ट करती है। उसके बाद फिर वो डाटा का एनालिसिस करती है।
एनालिसिस ऑफ डाटा करती है, मुख्तलिफ जो स्टैटिस्टिकल मेथड हैं उनका इस्तेमाल करती है और अपने डाटा का एनालिसिस करती है, और इसके बाद फिर वो किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचती है। मसलन के फ़र्ज़ करें कि उसने जो हाइपोथेसिस कायम किया था वो ये कायम किया था कि बच्चा जो है पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा, इसकी वजह ये है कि उसने अपनी कंपनी जो है उसको चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हुई है। लेकिन जब वो कंक्लूजन करती है अपने डाटा की बुनियाद पर, तो उससे ये पता चलता है कि उसने बच्चे की सीट बदल दी थी और बच्चे को आईसाइट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बच्चा ब्लैक बोर्ड को या टीचर की बात सही तरह नहीं सुन पा रहा, जिसकी वजह से उसकी कारकर्दगी जो है वो डिस्टर्ब हुई है। गोया उसे अपने मसले का हल मिल गया है। इसके साथ साथ रिसर्च में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने रिपोर्ट लिखनी होती है, यानी कि आपका जो भी कंक्लूजन आए आपने बाकी लोगों के साथ उसे लाजमी तौर पे शेयर करना होता है, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके, और अगर उन्हें इस तरह का कोई मसला दरपेश हो तो वो अपने मसले को किस तरह हल कर सकें। तो व्यूअर्स, मैंने आज की इस वीडियो में आपको रिसर्च के स्टेप्स बताए हैं और इसके साथ साथ ये बताया है कि रिसर्च किसे कहते हैं। अगर आप इस टॉपिक के हवाले से कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ साथ ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये PPSC के लेक्चरर की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, लिहाजा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।